चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात होगी साल के आखिरी चंद्र ग्रहण की। 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण लगेगा और ये ग्रहण करीब 1 घंटे 19 मिनट तक का होगा। इस बार का चंद्र ग्रहण कई मायनों में खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि ये चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है। शरद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का ये संयोग क्या संकेत दे रहा है, कैसे ये ग्रहण हमारी धरा और मानव जीवन को प्रभावित कर सकता है, समझने के लिए देखिए रिपोर्ट। चंद्र ग्रहण का योग। शरद पूर्णिमा पर अद्भुत संयोग। 28 और 29 अक्टूबर की मध्यरात्रि में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला ये चंद्र ग्रहण कई मायनों में बेहद खास है। चंद्र ग्रहण वैसे तो एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष में इसका विशेष महत्व है। ज्योतिषीय मान्यता है कि ग्रहण का असर चांद के साथ साथ धरती पर रहने वालों की जिंदगी पर भी पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि ग्रहण किसी जातक को किस रूप में प्रभावित करेगा, ये उस जातक के ग्रह नक्षत्र की स्थिति पर निर्भर करता है। साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 2 राशियां विशेष रूप से इन्वॉल्व हो रही हैं, एक मेष राशि और एक तुला राशि। और इसमें अग्नि के सारे ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं। सूर्य, मंगल, केतु, इनका प्रभाव है निश्चित रूप से, और साथ ही साथ शनि का भी प्रभाव है। इस बार लगने वाला चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण है, जिसे खंडग्रास भी कहते हैं। ये वो खगोलीय घटना है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के कुछ हिस्सों पर पड़ती है। इस साल अब तक कुल 3 ग्रहण लग चुके हैं, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण शामिल हैं। जबकि 28 अक्टूबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण को मिलाकर इस साल कुल 4 ग्रहण हो जाएंगे। साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण मेष राशि और अश्विन नक्षत्र में लग रहा है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण गजकेसरी योग में लगेगा। चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी योग बनता है। इससे कई राशियों के लोगों को लाभ हो सकता है। साथ ही इस चंद्र ग्रहण के मौके पर रवि योग, बुधादित्य योग, शश योग और सिद्धि योग और सौभाग्य योग भी बनेगा। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि हर ग्रहण अपने साथ शुभ या अशुभ संकेत लेकर आता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिष विज्ञान में कई तरह के उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष के नियमों के मुताबिक ग्रहण काल में अधिक से अधिक शिव मंत्र का जप करें। चाहे तो चंद्रमा के मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ग्रहण के बाद चंद्रमा से संबंधित चीजों का दान करें। चंद्र ग्रहण के बाद चावल, चीनी, दूध या चांदी का दान करना शुभ माना जाता है। इस बार चांद पर करीब 1 घंटे 19 मिनट तक ग्रहण का साया रहेगा। इस खगोलीय घटना को विज्ञान जगत अपने नजरिए से देख रहा है और ज्योतिष जगत अपने नजरिए से। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको चंद्र ग्रहण के सूतक के बारे में बताते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण से 3 पहर यानी कि करीब 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है और ये कल दोपहर 2:52 से शुरू हो जाएगा। माना जाता है कि सूतक काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता और इस दौरान भोजन करना या बनाना भी शुभ नहीं होता। सूतक काल चंद्र ग्रहण की समाप्ति के साथ ही खत्म होगा। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल यानी 28 अक्टूबर की रात को चंद्र ग्रहण लगेगा। जब जब ग्रहण लगता है, लोगों के बीच कौतूहल देखने को मिलता है। सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, दोनों ही ग्रहण को विज्ञान और ज्योतिष जगत में खासी अहमियत दी जाती है। भारत में ग्रहण को लेकर कई धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं हैं। ग्रहण को लेकर भारतीय विचार परंपरा में कुछ सावधानियों की सलाह दी जाती है। ग्रहण से पहले सूतक काल का विचार उन्हीं सावधानियों से जुड़ा हुआ है।
सूर्य ग्रहण में 4 पहर पहले यानी 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 3 पहर यानी 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ सूतक खत्म हो जाता है। कल चंद्र ग्रहण है, लिहाजा सूतक काल कल 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 से शुरू हो जाएगा और ग्रहण के समाप्त होते ही सूतक काल समाप्त हो जाएगा। से सूतक का जो समय है वो 28 तारीख को दोपहर के 2 बजे से सूतक आरंभ हो जाएगा, लगभग 2 बजे के आसपास से। और ये सूतक ग्रहण के समाप्त होने तक यानी 29 अक्टूबर की अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:25 तक ये सूतक चलता रहेगा। अब चूंकि ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य है, भारतवर्ष में दिखाई देगा, इसलिए सूतक के सारे नियमों का पालन इस ग्रहण में करना होगा। मान्यता के मुताबिक सूतक काल के शुरू होते ही सारे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। सूतक काल के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान और किसी भी तरह का संकल्प नहीं लेना चाहिए। सूतक काल के दौरान भोजन करना या बनाना शुभ नहीं माना जाता। तेल में तले गए खाद्य पदार्थ और दूध दही में तुलसी पत्ता डालने के लिए कहा जाता है। ग्रहण के दौरान अन्न जल का त्याग कर अपने इष्ट देव का ध्यान और ओम नमः शिवाय का जप करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के बाद स्नान करके गायों को घास, पक्षियों को अन्न और जरूरतमंदों को वस्त्र देने की परंपरा है। ये चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा पर लग रहा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करते हैं। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखने की परंपरा है, क्योंकि खीर में चंद्रमा के अमृत गुणों से युक्त किरणें पड़ती हैं, जिससे खीर अमृत के समान हो जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जाए या नहीं, ये दुविधा भी लोगों में देखी जा रही है। देखिए, शरद पूर्णिमा जिस रात को है उसी रात को चंद्र ग्रहण है, तो जो ग्रहण का समय है उस समय में तो आप खीर नहीं रखेंगे। और बुद्धिमानी ये कहती है कि 11 बजे के आसपास ग्रहण शुरू होने वाला है, उसके पहले आप खीर बना लें। खीर में तुलसी के 2-4 पत्ते डाल करके खीर को सुरक्षित रख लें। जब ग्रहण 29 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को या 28 अक्टूबर की लेट नाइट को 3:25 पर समाप्त हो जाए, उसके बाद आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं और बाद में इसको प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक सूरज और चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रभाव या इन पर होने वाली हलचलों का धरती और यहाँ रहने वाले लोगों पर अलग अलग असर होता है। ऐसे में ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ग्रहण के दौरान ईश्वर का भजन कीर्तन करने से ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात रामनगरी अयोध्या की भी कर लेते हैं, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण रफ्तार पकड़ चुका है। तो उसके साथ ही अब रामलला के विराजमान होने की तैयारी भी तेज हो गई है। मंदिर का भूतल लगभग बनकर तैयार हो चुका है और इससे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वालों में भी उत्साह है। लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और नए परिसर में रामलला के दर्शन का मौका मिलेगा। राम सिया राम जय जय राम। रामनगरी अयोध्या में रामलला का नया मंदिर आकार ले रहा है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का करोड़ों लोगों का सपना साकार हो रहा है। मंदिर निर्माण से जुड़ी ये सबसे ताजा तस्वीरें आप GNT पर देख रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मंदिर परिसर में प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक का निर्माण हो चुका है। भूतल पर नक्काशी का काम अंतिम चरण में है और वो समय अब दूर नहीं है जब इस पावन स्थल पर श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन, पूजन, आराधना और उपासना का अवसर मिलेगा। अक्टूबर महीना खत्म होने जा रहा है और दिसंबर तक इस नवनिर्मित परिसर के भूतल को इस तरह तैयार कर लिए जाने का प्रयास है ताकि नए साल में यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए और उसके बाद यहाँ पर उनके दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू हो जाए।
इसलिए दिन रात एक करके श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले चरण का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा कर लिए जाने के प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि अब तो श्री राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी तय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दिया जा चुका है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या अपने नए स्वरूप में होगी। रामलला के मंदिर और उनके दर्शन को लेकर लोगों में अभी से उत्साह देखा जा रहा है। सबकी यही इच्छा है कि वो भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अयोध्या में रहें। लिहाजा अयोध्या में अभी से होटल्स में बुकिंग शुरू हो गई है और रामनगरी में कई होटल्स तो ऐसे हैं जहां बुकिंग फुल भी हो चुकी है। कोशिश यही है कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से आ रहे हैं अयोध्या के अंदर अपने राम भक्ति के लेकर, हम उनको ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छा एक्सपीरियंस दें, उनको एक अयोध्या की भूमि से अवगत कराया जाए, उनको यहाँ के खानों के विषय में जानकारी दी जाए, उनको यहाँ के टिपिकल अवध जो फूड होता है, जो उत्तर प्रदेश में अवध के लोग खाना पसंद करते हैं, मैं उनसे रूबरू कराऊं। भले ही रामलला जनवरी 2024 से अपने नए मंदिर में विराजेंगे, लेकिन राम भक्तों का उत्साह उन्हें वक्त से पहले ही अयोध्या नगरी खींच कर ले आ रहा है। यहाँ रामलला के दर्शन कर भक्त खुद को धन्य समझ रहे हैं। ना जल्दी हो सकता है, जब मंदिर ऐसा नहीं लगा था, फिर हो गया ना, बहुत अच्छा लग रहा है। कब ओपन हो रहा है, ऐसा वेट कर रहे हैं। बहुत उत्साह है जी, हाँ, इसलिए एक बार पहले दर्शन करेंगे, एक बार दोबारा करेंगे। अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ आ रहे बदलाव यहाँ उस सुनहरे युग की ओर इशारा कर रहे हैं जिसे सत्ता और शासन का आदर्श माना जाता है, यानी राम राज्य की ओर। लोग राम मंदिर के पूर्ण होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मंदिर में रामलला की स्थापना उनके भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ अयोध्या से अभिषेक मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। देश भर में उत्सव और उल्लास का माहौल है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक संस्कृति विरासत के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा दिखा मदुरई के अलागर मंदिर में। अलागर मंदिर में थैलाकप्पू उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु अपने आराध्य की पालकी कंधों पर लेकर मंदिर पहुंचे। नाचते गाते इस उत्सव में बड़ी तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल की खूबसूरत वादियों में। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। देश विदेश से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप में करीब 33 देशों ने हिस्सा लिया है और इस प्रतियोगिता में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। करीब 20 महिला पायलट्स पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप में अपना हुनर दिखा रही हैं। खुले आसमान और रोमांच की ऊंची उड़ान। तस्वीरें हिमाचल के कांगड़ा की हैं, जहां इन दिनों आसमान में पैराग्लाइडर्स छाए हुए हैं। दरअसल कांगड़ा घाटी में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है, जिसमें कई देशों के पैराग्लाइडर्स अपना हुनर दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता की शुभ शुरुआत हवन से की गई। आयोजकों समेत कुछ खिलाड़ियों ने हवन में हिस्सा लिया। आज से इवेंट शुरू होगा। इसमें 33 देशों के खिलाड़ी जो इसमें भाग ले रहे हैं। क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप में अलग अलग देशों के 186 से ज्यादा पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 20 महिला पैराग्लाइडर्स भी हैं। ये प्रतियोगिता 2 नवंबर तक चलेगी। तो इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस टू लर्न। सीखने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो लग बहुत अच्छा रहा है एंड अभी बहुत अच्छा क्रॉस कंट्री भी हो रहा है, तो फीलिंग अच्छी है। पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें भारतीय वायुसेना के वायुवीर भी हिस्सा ले रहे हैं। हमारे इंडियन आर्मी के पायलट्स इस प्री वर्ल्ड कप क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टोटल 13 पायलट्स हैं हमारे, जिसमें कि ऑफिसर्स, जेसीओज और अदर रैंक्स पायलट जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। साथ ही हमारे
कुछ चुनिंदा ऑफिशियल्स यहाँ पे जो कंडक्टिंग पैनल और जो रेस्क्यू पैनल जो है बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की तरफ से उनका हिस्सा होंगे और हम अपनी तरफ से जो भी हमारी क्षमता होगी उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे और कंडक्ट में मदद करेंगे। देश विदेश से प्रतियोगिता में शामिल होने आए खिलाड़ी पिछले 2 हफ्तों से अभ्यास कर रहे हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए। ये जो टाइम है क्रॉस कंट्री फ्लाइंग के लिए बहुत ही आइडियल माना जाता है, बहुत ही आदर्श माना जाता है ये जो सीजन है। और इसमें काफी फॉरेन पायलट्स, हमारे इंडियन पायलट्स, लोकल पायलट्स और आर्मी के पायलट सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में पैराग्लाइडिंग इवेंट से 2 फायदे होंगे। एक तो एडवेंचर स्पोर्ट के हब के तौर पर कांगड़ा की पहचान मजबूत होगी और दूसरा इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जो यहाँ कारोबार को बूस्ट करेगा। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अवैध प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध की दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि हवाओं पे धुंध ने कब्जा जमा रखा है। हालांकि प्रदूषण की इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं। और कुछ ऐसा ही हाल देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का भी है। यहाँ भी प्रदूषण अपने पांव पसार चुका है, लेकिन बीएमसी और सरकारी एजेंसियां इस प्रदूषण वॉर के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। कहीं पानी का छिड़काव किया जा रहा है तो कहीं कंस्ट्रक्शन के लिए गाइडलाइंस बना दी गई है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के दूसरे शहरों की आबोहवा एक बार फिर खराब हो चली है और उसी के साथ प्रदूषण से निपटने के उपायों की चर्चाएं भी तेज हो चली हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए पहले भी कई उपाय किए जा चुके हैं, कई अभियान चलाए जा चुके हैं, लेकिन हर साल तस्वीर जस की तस नजर आती है। राजधानी दिल्ली में आपने ऑड इवन का फार्मूला भी देखा और स्मोक टावर लगाने की मुहिम भी चली, लेकिन साल दर साल बढ़ते प्रदूषण के आगे ये सब सफेद हाथी नजर आते हैं। थोड़ी थोड़ी आंखों में इरिटेशन तो होगी, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा ना पॉल्यूशन तो होगी, तो समथिंग तो हो रही है। जैसे वॉकिंग जॉगिंग करते हैं ना, तो उसके बाद काफी ज्यादा ना मतलब ब्रीथिंग में दिक्कत होती है। पिछले 2 हफ्ते में करीब आप सन की ब्राइटनेस देखिए, सनराइज होता है तो आधी हो गई है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में आंखों में लगता है पॉल्यूशन, कभी कभी गले में भी लगता है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह लोधी रोड पर AQI 218 दर्ज की गई, जबकि IIT के आसपास ये 273 रहा। प्रदूषण का ये हाल सिर्फ राजधानी दिल्ली में नहीं है, बल्कि पूरे एनसीआर में जहरीला स्मॉग लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। फिर बात चाहे गुरुग्राम की हो या फरीदाबाद की, नोएडा की हो या फिर गाजियाबाद की, यहाँ पर सिर्फ जगह के नाम बदलते हैं, हालात एक जैसे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से दूर देश के आर्थिक राजधानी का हाल भी देख लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से मुंबई भी लगातार बढ़ते प्रदूषण की चपेट में है। इससे निपटने के लिए बीएमसी कई कदम उठा रही है। कहीं कंस्ट्रक्शन के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है, तो कहीं वाटर गन का इस्तेमाल हो रहा है। प्रदूषण को कम करने के लिए नई गाइडलाइन बनाई गई है। उस गाइडलाइन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पहले तो ये लिया गया है कि मुंबई के अलग अलग जगहों पर वाटर फिल्टर से स्प्रिंकल किया जाएगा। वाटर फिल्टर के साथ इस तरीके से जहां जहां मुंबई के मुख्य रास्ते हैं और मुख्य जगहें हैं जहां पे लोगों की आवाजाही ज्यादा होती है, वहां पे इस तरीके के वाटर स्प्रिंकल से छिड़काव किया जाएगा। वाटर स्प्रिंकलर से जब छिड़काव किया जाएगा तो जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो कम हो जाएंगे और जो पर्यावरण है उसको कम नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आज की बात करें तो आज मुंबई में 135 के आसपास AQI है, जिसको मॉडरेट लेवल कहा जाता है। लगातार कोशिश की जा रही है कि मुंबई की जो जहरीली हवा है और जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है उसको कम किया जा सके। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण के खिलाफ जंग के बाद अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम की। सर्दी का एहसास होने लगा है। ऐसे में दिल्ली के चिड़ियाघरों में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ सर्दी के मौसम के हिसाब से जानवरों के खाने पीने में बदलाव किया जा रहा है। साथ ही उनके बाड़े में गर्मी के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं। हालांकि अभी कड़ाके की सर्दी तो नहीं पड़ रही, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं।
सर्दियों के दस्तक देते ही बेजुबानों को बदलते मौसम के असर से बचाने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली जू में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए बाड़े में पराली बिछाई जा रही है। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही अब चिड़ियाघर में भी जानवरों के खानपान में बदलाव होने लगा है। उनकी लाइफस्टाइल को बदलने की कोशिश की जा रही है जिससे सर्दियों में उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इस वक्त मैं हिरन के बाड़े के सामने हूँ। यहाँ अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे तो देखा जा सकता है कि पराल जो है वो बिछा दी गई है, क्योंकि सुबह के वक्त अब ओस गिरती है और ऐसे में जानवरों को ठंड ना लगे इसलिए जमीन पे पराल बिछाई जा रही है। भूख लगने पे ये इसे खा भी लेते हैं, साथ ही इन्हें गर्माहट भी देता है। जैसे जैसे मौसम में बदलाव होगा और ठंड ज्यादा होगी तो इसे पूरा पराल से ढक दिया जाएगा, जिससे जितने भी हिरन हैं वो यहाँ आकर आराम करें। और तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे कि हिरन जो है वो अभी पराल पर ही लेटे हुए हैं। हालांकि अभी दिन का वक्त है, धूप ज्यादा है तो इन्हें ठंड अभी नहीं लगती, लेकिन सुबह और शाम अब दिल्ली में ठंड की शुरुआत होने लगी है, जिसे गुलाबी ठंड कहते हैं। यानी ठंड के दस्तक के साथ ही चिड़ियाघर में भी तैयारियां जो है वो तेज होने लगी है। खान-पान के साथ ही जानवरों की लाइफस्टाइल में बदलाव किया जाने लगा है। इसके साथ ही पराल बिछाना, साथ ही पक्षियों के लिए एक शेड तैयार किया गया। हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो हिरन के बाड़े की तस्वीरें हैं वो ये है कि यहाँ पर पराल बिछा दी गई है और डाइट में भी बदलाव किया जाने लगा है, यानी शीरा दिया जाने लगा है। जानवरों को गुड़ का शीरा दिया जाता है जिससे उनके शरीर में जो गर्माहट है वो बनी रहे। साथ ही आंवला भी दिया जाने लगा है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो उनकी डाइट में मूंगफली को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो चीजें हैं जो जानवरों को अपनी शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। बदलते मौसम में जानवरों के खानपान का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। चिड़ियाघर प्रशासन अब इन जानवरों को सर्दियों की डाइट परोसने लगा है। आगे तापमान गिरने पर बाड़ों में रूम हीटर का भी इंतजाम है। तो इस बार भी जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होने शुरू होती हैं अक्टूबर में, तो 15 अक्टूबर के आसपास से हमारा इनका जो खाने का डाइट है, जो सीजनल डाइट होता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं। जैसे अभी गर्मियों में हम इनको खीरा दे रहे थे, तरबूज दे रहे थे, खरबूजा दे रहे थे, तो ये सब जो फ्रूट डाइट है इसको चेंज करके अब सर्दियों की डाइट स्टार्ट कर दी जाती है। जैसे गाजर हमने बढ़ा दी, उसमें फ्रूट्स में अमरूद स्टार्ट कर दिए। तो ये सारे चेंजेस इनके डाइट में करने लग जाते हैं। जैसे पक्षियों में मटर भी आने लग जाते हैं कुछ टाइम में, अभी तो नहीं आ रहे। जैसे जैसे हमें ये फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं तो इनके चेंजेस करने लग जाते हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही अब पक्षियों के बाड़ों को ढकने का काम भी शुरू हो गया है। कोशिश यही है कि ठंड का मौसम इन बेजुबानों को ज्यादा परेशान न करे और आने वाले दिनों में भी इन जानवरों की सेहत दुरुस्त बनी रहे। नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। और चाय पर चर्चा में अब बात नए भारत की नए स्पीड की कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में 7वीं भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2023 की शुरुआत की है। भारतीय मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है। इसमें करीब 400 स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं। ये आयोजन भारत मंडपम में 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 100 5G लैब्स का उद्घाटन किया है। इन लैब्स में 5G से जुड़ी तमाम टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा। इस लिस्ट में दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के नाम शामिल हैं। इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को संदेश दिया, भले ही 5G के संचालन में भारत में देरी हुई है, लेकिन 6G के मामले में भारत दुनिया को लीड करने वाला देश बनने जा रहा है। और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तोहफों की। अक्सर पीएम जब भी देश या फिर विदेश में किसी भी दौरे पर जाते हैं तो उन्हें वहां बेशकीमती तोहफे जरूर मिलते हैं और इन तोहफों को आप चाहें तो अपने घर भी ले जा सकते हैं। असल में प्रधानमंत्री अपने तोहफों को सांस्कृतिक मंत्रालय को सौंप देते हैं, जिसके बाद एक तय समय पर मंत्रालय उन तोहफों की नीलामी करता है। प्रधानमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों की ई नीलामी हो रही है, जिसे लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में पीएम मोदी को मिले मोमेंटो को सजाया गया है। इन मोमेंटोज को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय कला आधुनिक संग्रहालय में रखे ये तोहफे बेहद खास हैं। खास इसलिए क्योंकि ये वो उपहार हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को मिले हैं और अब इन उपहारों की नीलामी की जा रही है। यानी कि इस बार देशवासी प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों के साथ अपनी दिवाली में चार चांद लगा सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी को मिले चिन्हों और उपहारों की नीलामी की शुरुआत 2 अक्टूबर को हुई थी, जो 31 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार ई नीलामी के लिए 912 उपहार रखे गए हैं और दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में कुछ तोहफों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसे लोग देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। गैलरी में जब मैंने एंटर किया सो मैनी ऑफ ऑथेंटिक स्टैचूज, पिक्चर्स, पेंटिंग्स, मतलब आई लव मैनी ऑफ देम एंड मैंने उनकी कॉस्टिंग देखी तो मेरे को यहाँ पे मेंटोर ने बताया कि लाइक उनकी कॉस्टिंग वहाँ से स्टार्ट होगी, देन बिडिंग जाएगा। देन आई फेल्ट किया दैट्स अ गुड प्लान, बिकॉज उससे हम काफ़ी मतलब फर्दर फ्यूचर प्लान्स में हेल्प भी होगा, हमारे जो गवर्नमेंट के इश्यूज बन रहे हैं उनका गौरव करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी को हर एक कंट्री में, हर एक राज्य में जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग कोई ना कोई उनको भेंट देते हैं, और वो भेंट इसका ई ऑक्शन ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को मिले चिन्हों और उपहारों की नीलामी से मिली राशि का इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक मां के अटूट विश्वास और उम्मीद की आपको दिखाते हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, जो दूर है पास हो जाएगा, बादल हटेंगे और सब साथ हो जाएंगे। इस सोच के साथ इजरायल में एक मां अपने बेटे का जन्मदिन मना रही है। इजरायल हमास के बीच पिछले 21 दिन से युद्ध चल रहा है, जिसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इस मां को इजरायली फौज से पूरी उम्मीद है कि उसके बेटे को इजरायली फौज हमास के आतंकियों के पास से लेकर आ जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मां ने बेटे के बर्थडे पर केक काटा और कहा, मेरा बेटा वापस आएगा। दरअसल बच्चे को हमास के आतंकियों ने अगवा कर लिया है। बच्चा कहां है मां को नहीं पता, लेकिन मां को उम्मीद है पूरी कि उसका बेटा जरूर वापस आएगा। इजरायली फौज उसे सुरक्षित वापस लेकर आएगी। देखिए, एक सोच कर सकती है रोशन दिए हजार, और सोच ही जीवन में ला सकती है अंधकार। तो हमेशा अपनी सोच को रोशन रखिए। आपकी सोच रोशन रही तो आपके पास माहौल भी रोशन होगा और जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। तो सोच में सकारात्मकता लाइए, बदलाव लाने वाली खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे हर रोज। तो इंतजार कीजिए सोमवार तक का। मिलेंगे ठीक 5 बजे चाय पर चर्चा में।